हेलो एवरीवन। नेक्स्ट ओष्ठगत रोग के बाद नेक्स्ट डिजीज बात करते हैं दंत मूलगत रोग के बारे में। तो इससे पढ़ने से पहले थोड़ा टीथ की एनाटॉमी देख लेते हैं। पूछी नहीं जाती एग्जाम में और इतना डिटेल में आपके सिलेबस में है भी नहीं, थोड़ा सा ही बात करेंगे शॉर्ट में। तो एनाटॉमी ऑफ टीथ की बात करते हैं। टीथ आर द पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। हार्डेस्ट सबस्टांस इन अवर बॉडी, सबसे ज्यादा हार्ड सबस्टांस बॉडी में पाया जाने वाला दांत ही है। विच आर लोकेटेड इन एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिलर बोन। ठीक है, तो दांत कहाँ कौन से सॉकेट में प्रेजेंट होंगे? मैंडिबल और मैक्सिला के एल्वियोलर प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं। इट प्लेज रोल इन द डाइजेस्टिव फूड, फूड के डाइजेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि चबाने की शुरुआत इन्हीं से होगी। इनको ह्यूमन स्केलेटल में कंसीडर नहीं किया गया है क्योंकि इनके अंदर, क्यों नहीं कंसीडर किया गया है? बोन जैसा ही मटेरियल है लेकिन फिर भी इनको स्केलेटल सिस्टम में कंसीडर नहीं किया गया है क्योंकि दांत के अंदर स्केलेटल सेल प्रेजेंट नहीं होती। अब दांत कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्राउन पार्ट हो गया, ये इसकी रूट हो गई, और क्राउन और रूट को जोड़ने वाला पार्ट हो गया नेक। ठीक है, तो तीन हिस्से होते हैं दांत के, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन वाला जो हिस्सा होता है वो अपर शाइनी एक्सपोज्ड पार्ट होता है, जो हमें दिखाई देता है वो रूट नहीं होती है, वो क्राउन होता है। जो नीचे जिसे हम चबाते हैं वो क्राउन वाला हिस्सा हो गया, एक्सपोज्ड पार्ट होता है। नेक जो है इट इज ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल रीजन एंड is a constricted portion of the tooth located between the crown और रूट। क्राउन और रूट का बीच का कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, इसीलिए इसको सर्वाइकल रीजन भी कह दिया। रूट वो पोर्शन होता है जो सॉकेट में फिट होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देगा, जो जॉ बोन के अंदर फिट होता है, मैक्सिला मैंडिबल के अंदर जो रूट पार्ट जैसे जहां से जुड़ा हुआ रहता है वो हिस्सा रूट कहलाएगा। टूथ जो है वो कॉनिकल हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मैस्टिकेशन में यूज हो जाता है, यानी कि चबाने में हेल्प करेगा। 20 मिल्की टीथ होते हैं तथा 28 से लेके 32 जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। वेरी करता है, किसी में 28, 29, 30 कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन मिल्क टीथ कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। प्राइमरी जो 10 टीथ होते हैं वो मैक्सिला यानी कि अपर जॉ में, और 10 जो टीथ होते हैं वो मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ में मिलेंगे। जो मिल्की टीथ होते हैं ना, उनमें से 20 तो ऊपर मिलेंगे मैक्सिला में, अपर जॉ में, और 10 सॉरी उनमें से 10 तो मैक्सिला में मिलेंगे और 10 नीचे मैंडिबल में मिलेंगे। 16 जो होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं जो कि मैक्सिला में मिलेंगे, और 16 ही परमानेंट टीथ आपको मैंडिबल में मिलेंगे। यानी कि बाद में बोल दिया ना कि परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं, तो 16 तो ऊपर की ओर यानी कि मैक्सिला में प्रेजेंट होंगे और 16 नीचे यानी कि मैंडिबल में प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो जिंजिवा यानी कि ये सॉफ्ट टिश्यू है जो कि टीथ की नेक व रूट को कवर करता है। नेक और रूट जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको आप जो है गम्स कहते हो, मसूड़े कहते हैं, उस पार्ट को क्या नाम दिया गया है? जिंजिवा। सॉफ्ट टिश्यू है, क्या काम कर रहा है? दांत का जो नेक वाला और रूट वाला पार्ट है उसको कवर करने का। फिर आता है डेंटिन। ये दांत का मेजर पोर्शन जो होता है, दांत का जो मोस्टली जो पार्ट है वो डेंटिन से बना हुआ रहता है। ये पल्प चैम्बर के चारों ओर क्राउन व रूट एरिया में प्रेजेंट होगा, और ये बोन से भी ज्यादा हार्डर होता है। तभी तो देख लीजिए इतना सब कुछ चबाते रहते हैं, कितना भी आप जैसे कई लोग अखरोट फोड़ लेते हैं दांत से, तो इतना क्यों? क्योंकि बोन से ज्यादा मजबूत है दांत, है ना, और वो डेंटिन की वजह से होते हैं। फिर आता है इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड एक सेकेंड, नेटवर्क इशू है आई थिंक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनेमल के बारे में। तो इनेमल जो है बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है और क्राउन को कवर करता है, नीचे वाले हिस्से को।
जो विजिबल है उस हिस्से को कवर करेगा। फिर आता है सीमेंटम। इट इज अ सिमिलर टू बोन एंड कवर्स द रूट। सीमेंटम रूट को, जैसे इनेमल क्राउन को कवर कर रहा है वैसे सीमेंटम रूट को कवर करेगा। फिर आती है पल्प पल्प कैविटी। इसमें पल्प कैविटी यानी कि जो खोखला हिस्सा रहेगा रूट वाला, उसमें क्या क्या भरा रहेगा? डेंटल पल्प, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होंगी, नर्व है, ब्लड है, लिम्फ वेसल, सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको? दांत का। तभी तो दांत में पेन भी फील होता है, सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि दांत के अंदर सारे चीजें हैं। ब्लड सप्लाई भी मिल रही है दांत को, नर्व सप्लाई भी है, वो सारा कहाँ प्रेजेंट होता है? पल्प कैविटी के अंदर। फिर आती है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। ये रूट को सॉकेट में होल्ड करने का काम करती है। अब जैसे रूट जो है वो सॉकेट में फिट होगी किसी जगह, तो उसको पकड़ने के लिए भी तो कोई स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए होती है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, जो कि रूट को सॉकेट में होल्ड करती है। वह मेम्ब्रेन सीमेंटम व बोनी सॉकेट के लिए पेरियोस्टियम की तरह कार्य करती है। जैसे बोन होल्ड करती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये मेम्ब्रेन सीमेंटम भी कहाँ प्रेजेंट है? रूट वाले पार्ट में। तो ये बोनी सॉकेट सा प्रोवाइड करती है किसको? रूट में, दांत को, जो दांत की जो रूट है उसको सॉकेट में फिट होने के लिए। क्लियर? फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 टाइप के दांत होंगे: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में प्रत्येक दांत में 5 सरफेस प्रेजेंट होंगी। इतना पढ़ना नहीं है, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना, कोई नहीं पूछेगा अब आपसे इनको। ऑक्लूजल सरफेस, जो सरफेस चबाने में हेल्प करती है उसको ऑक्लूजल सरफेस कहते हैं। वह ऑक्लूजल ऑन पोस्टीरियर तथा एंटीरियर टीथ पर ये प्रेजेंट होगी, ये चबाने में ये हेल्प करती है। फिर आती है मिजाइल। मेजियल सिग्निफाइड व सरफेस क्लोजर टू मीडियन लाइन ऑफ द फेस, जो कि आई के बीच में वर्टिकल एक्सिस पे लोकेट रहती है। फिर आती है डिस्टल, जो कि सरफेस मीडियन लाइन से दूर होती है दांत में, वो डिस्टल सरफेस होगी। लिंगुअल में जो सरफेस टंग के पास में होती है, जो टंग से टच होता है, वो एरिया लिंगुअल होता है दांत का, लिंगुअल सरफेस होती है। फेशियल और बक्कल सरफेस, जो सरफेस चीक व लिप के नियर होती है। चीक, जैसे दांतों को होठ कवर करते हैं ना, तो उसके जो नियरर जो सरफेस होती है दांतों की, वो उसको फेशियल सरफेस कहते हैं। इतना पढ़ना नहीं, केवल नाम पढ़ लेना आप तो कि 5 सरफेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद दांत के रोग कितने पढ़े थे हमने? दंत मूलगत रोग कितने पढ़े थे? सुश्रुत ने कितने बताए थे? 15, और भागवत ने 2 कम कर दिए थे। ठीक है, तो हम 15 दंत मूल के, दंत के रोग नहीं पढ़ रहे हैं हम, पहले दंत रूट की डिजीज पढ़ रहे हैं, जो दांत की रूट में होते हैं। दंत मूलगत रोग पढ़ रहे हैं, दंतगत रोग नहीं पढ़ रहे हैं। मिक्स मत करना, बहुत कंफ्यूजन होगा बच्चों को दंत मूलगत रोगों में, दंतगत रोगों में, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अलग सेपरेट रखिएगा कौन से दंत मूलगत है, कौन से दंतगत है। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शीताद रोग के बारे में। शीताद, आपको नाम याद हो जाएंगे, अपन पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे दंतमूल के, तो आपको नाम बहुत इजीली याद हो जाएंगे, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली डिजीज शीताद की बात करते हैं, जिसमें मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है ब्लीडिंग गम से। अभी आपको इतना याद रखना है कि सुश्रुत ने दंतमूल के 15 रोग माने हैं, भागवत ने 13 माने हैं। तो भागवत ने कौन से 2 नहीं माने हैं? दंत वेष्ट और परिधर को नहीं माना है। ठीक है, इन 2 को नहीं माना है, 13 ही माना है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारी पहली डिजीज शीताद। पूछी जाती है एग्जाम में, 2 मार्क्स में कई बार पूछी गई है, 5 मार्क्स में तो नहीं है क्योंकि इसका मॉडर्न कोरिलेशन सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही लिख दिया गया है, पढ़ना नहीं है आपको, तो बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आज जितने भी आपको मुख के रोग पढ़ा रही हूँ, उनमें आपको सबसे पहला आपका काम है कि आपको दोष याद होना चाहिए कि कोई भी रोग है वो कौन से दोष की वजह से हो रहा है। कौन सा सन्निपातज है, कौन सा केवल रक्तज है, कौन सा वातज है, कौन सा कफ रक्तज है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें दोष, जो कि यही पीजीटी में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि शीताद में दोष बताइए, तो वहां आपको पता होना चाहिए कि कफ रक्त के कारण शीताद रोग होता है। अब एक लाइन अगर आप कोटेशन की याद करना चाहो तो कर सकते हैं। शोणितम दंत वेष्टव्यो यस्याकस्मात् प्रवर्तते दुर्गंधानि च कृष्णानि प्रक्लेदिनी मृदुनि च। यानी कि जिस रोग में मनुष्य के दंत वेष्ट किसको कहते हैं हम? मसूड़ों को। अब रूट की डिजीज पढ़ रहे हैं तो मसूड़े की तरफ ही तो रूट है,
रूट अंदर ही तो है मसूड़े से कवर। तो जिस रोग में मनुष्य के दंत वेस्ट यानी कि मसूड़ों से अकस्मात रक्त निकलता है, जिसमें जो मसूड़ा का जो मांस है, दंत मांस है, वो रक्त निकलेगा तो वहां पर सड़न होगी, दुर्गंध युक्त हो जाता है, काले पड़ जाते हैं मसूड़े, क्लेद युक्त हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं, और मसूड़ों का मांस अगर गल गल के गिरने लगता है, जिनमें अगर पाक हो जाता है, उस रोग को कफ रक्त से उत्पन्न शीताद रोग कहते हैं। क्लियर बात है। तो शीताद रोग कौन से दोष की वजह से हुआ? पहली बात तो कफ रक्त के कारण हुआ, तो रक्त के कारण हुआ तो रक्त निकलेगा, ठीक है, और रक्त में पाक होगा तो दुर्गंध भी आएगी, क्लेद भी होगा, मृदु भी होगा, कट के गिरने लगेगा। चिकित्सा कैसे कराओगे? सबसे पहले आप यहाँ पर रक्त दूषित है तो हमें रक्त मोक्षण करवाना है। तो क्या करवाया आपने? शीताद में रक्त मोक्षण करवाने के बाद सुंठी, शरशप, नागर मोथा और रसोंत, ये चारों चीज लेकर के इनके क्वाथ का गंडूश, क्योंकि मसूड़ों में गंडूश ही करा सकते हो, इससे रिलैक्स फील हो पेशेंट को, तो गंडूश धारण कराना है। फिर मसूड़ों पे आप लेप लगा सकते हो। तो प्रियंगू है, तगर है, मोता, ये आपको देखो एक ही बार पढ़ने पे याद नहीं होगा। डे 1 से कहती आ रही हूँ, ईएनटी किसी को भी एक ही बार में याद नहीं होगी। एक ही बार बार रिवाइज करोगे तब चीजें आपकी टिप्स पे रहेंगी और एग्जाम में लिखने लायक हो पाओगे। बहुत बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा चीजों का। कुछ कुछ चीजें जो समझने वाली हैं वो एक बार में फिट हो जाती हैं दिमाग में, ठीक है, लेकिन जैसे ये चिकित्सा है, इसको नहीं आप एक ही बार में याद कर सकते। ये आपको 2-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा कि प्रेंगू यूज किया, त्रिफला कल्क यूज किया, और चीजों को थोड़ा इजी रखिएगा। नोट्स में कुछ कुछ चीजें थोड़ा आपको लगेगा कि ज्यादा भी लिखा है तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। हालांकि ऐसा लिखा नहीं है जो ओवर हो, जो जिसको आप पढ़ ना पाओ, एग्जाम में बिल्कुल आसानी से लिख पाओ, इसी तरीके के नोट्स बनाए गए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप चिकित्सा का कोई पॉइंट छोड़ भी सकते हो, और जिसका अगर मैंने कह दिया है कि ये आपको पता होना चाहिए तो वो चीज आपको याद रखनी ही है, क्योंकि वो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। जैसे अब ये चीजें ये आप छोड़ सकते हो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सफिशियंट है कि आपने रक्त मोक्षण करा लिया और गंडूश करा लिया। और गंडूश किससे कराया ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2 चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे रक्त मोक्षण करा लिया और गंडूश करा लिया, और किससे कराया ये याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी है तो जो यहाँ पे सिंपल चिकित्सा ऊपर मैंने लिखी है ना, केवल इतना पढ़ लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या दे सकते हो? नस्य भी दे सकते हो, ये सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है दंत पुप्पुट। दंत पुप्पुट को कोरिलेट किया गया है जिंजिवाइटिस से। चलिए इनको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसका मॉडर्न कोरिलेशन ज्यादा है। बची हुई डिजीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज बात करती हूँ मैं, परिदर। परिदर का मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि इसको भागवत ने नहीं माना। परिदर, परिदर में 3 दोष हैं, पित्त, कफ, रक्त। तो जिस रोग में, अब दंत मांस मसूड़े की बात चल रही है, तो जिस रोग में दंत मांस गलते हो, अब तीनों चीजें तो गलेंगे ही, और बार बार थूकेगा, बार बार रक्त आएगा, क्योंकि रक्त है, पित्त है तो और भी ज्यादा रक्त निकलेगा। बार बार थूकने पर रक्त आता हो, उस रोग को हम परिदर कहते हैं। और सुश्रुत ने इसकी चिकित्सा भी नहीं बताई है, लेकिन अगर आपको चिकित्सा करनी है तो आप शीताद के समान इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट डिजीज है दंत वैदर्भ। दंत वैदर्भ यह अभिघातज है, चोट लगने की वजह से होगा। जैसे बार बार कोई मसूड़ों को रगड़ रहा है तो दंत मूल को रगड़ने से उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सरम्भ होगा, और दांतों की जो रो है, दंत जो पंक्ति है वो हिलने लग जाती है। इसे अभिघातज वैदर्भ रोग कहा जाता है। चिकित्सा में क्या करेंगे? अब शोफ की वजह से हुआ है, रगड़ने से हुआ है, तो वहां पे रक्त निकलना शुरू हो गया है मान लो, तो पहले हमें वहां की क्लीनिंग करनी है प्रॉपर। तो दांतों की जड़ को शस्त्र से साफ करके क्षार का प्रयोग करना है, जिससे इन्फ्लामेशन, रक्त वगैरह जो भी निकल रहा है वो बंद हो, और पूरी की पूरी शीतल चिकित्सा का यूज करना है। भागवत ने क्या बोला है? जैसे सुश्रुत ने तो केवल ये बोल दिया शस्त्र से साफ कराओ, भागवत ने शस्त्र का भी नाम बता दिया कि कौन से शस्त्र का यूज करना है। तो मंडलाग्र शस्त्र का आपको यहाँ पे यूज करना है। क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, शीतल द्रव्यों का नस्य और गंडूश धारण करवाना है पेशेंट को।
फिर उसके बाद आता है महाशोषिर। महाशोषिर जो है सन्निपातज व्याधि है, इसमें दोष याद रखना है। दंत वैधर्म में कोई दोष नहीं था क्योंकि ये अभिघातज है। महाशोषिर सन्निपातज है। इसमें क्या होगा, जिस मनुष्य के दांत मसूड़ों को छोड़ देते हैं, यानी कि रूट अलग हो गई, रूट अलग हो गया, सॉकेट से निकल गया, दांतों ने मसूड़ों को छोड़ दिया, जो कवरिंग थी दांतों के ऊपर मसूड़ों की वो छोड़ दिया, अर्थात हिलने लग गए, दांत एकदम हिल रहे हैं, तालू फट गया है, मुंह में वेदना हो रही है, उसे त्रिदोषज जन्य महाशोषित रोग कहते हैं। अब जब इतना हो जाएगा, मसूड़े अलग हो गए, तालू फट गया, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये रोग कैसा होता है, असाध्य होता है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है इसमें वर्धन या अधिदंत रोग भी इसको कह सकते हैं आप। तो वर्धन रोग हमेशा वात की अधिकता के कारण होता है। तो वात के प्रकोप से अत्यधिक वेदना युक्त अधिक दांत, जैसे दांत का भी एक अपना साइज है कि इससे ज्यादा बड़े दांत नहीं होने चाहिए, लेकिन मान लीजिए क्राउन बढ़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट अंदर की ओर बढ़ती जा रही है दांत की, मतलब क्या हो गया, ग्रोथ हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है दांत की, और रूट वाला पार्ट बढ़ रहा है, तो वो अंदर मतलब अंदर पेनिट्रेशन करना शुरू करेगा कि नहीं, कि रूट बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ जैसे मैक्सिला बोन है या नीचे मैंडिबल बोन है, तो उनको वो इरिटेट करेगा या उनमें कोई जो है डिफॉर्मिटी क्रिएट करेगा। उसको रोग को हम क्या कहते हैं, वर्धन रोग कहते हैं। दांत निकल जाने के बाद, अब जैसे वर्धन रोग की एक ही चिकित्सा है कि आपको दांत को निकलवाना ही पड़ेगा, उखड़वाना पड़ेगा, उसको निकाल दोगे तो वेदना शांत हो जाएगी। तो अधिक दांत को उखाड़ कर, जो दांत ज्यादा बढ़ रहा है रूट की तरफ या क्राउन वाला हिस्सा बढ़ रहा है, जो भी बढ़ रहा है, यानी कि कुल मिला के नॉर्मल जो साइज होता है टीथ का, उससे बड़ा साइज का दांत बढ़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ इरिटेशन क्रिएट करेगा, तो उसको आपको फिर उखड़वाना ही पड़ेगा। तो अधिक दांत को उखाड़ करके अग्निकर्म करना है उस जगह, जिससे वापस ग्रोथ ना हो कोई। और जिस तरीके की चिकित्सा मैं आगे आपको दंतगत कृमि दंत रोग पढ़ाऊंगी, उसमें जो चिकित्सा करते हैं वही चिकित्सा यहाँ पे करानी है। बागवट ने थोड़ा अलग बोल दिया कि अधिक दंत पर, जहां पर अधिक दंत वहां पर छाड़ लगाए, और आपको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप छाड़ लगाओगे लगातार, तो वो अपने आप ही उस जगह को छोड़ना शुरू कर देगा, वहां से जर्जरित हो जाएगा, और जर्जरित होने का मतलब है कि अपने आप ही वो हिलने लग जाएगा, रूट से आपको उखाड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें पेन ज्यादा होता है, तो वो जर्जरित हो जाएगा, अपने आप हिलने लग जाएगा, फिर आप उसको पकड़ के उखाड़ दीजिए। और यदि दग्ध करने पर भी, वहां से दग्ध क्यों करते हैं, अग्निकर्म हम क्यों करते हैं, जिससे ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, और अगर दग्ध कर दिया फिर भी रक्त नहीं रुक रहा है, तो फिर व्रण के समान आपको उस जगह की चिकित्सा करनी पड़ेगी। क्लियर। फिर उसके बाद आता है अधिमासज रोग। अधिमासज में मास तो कफ को बता देगा, कफ दोष है इसमें, अधिमास कफ है ना, हनु संधि के पास, हनु के अंतिम दांत में, जो मैंडिबल बोन है उसका जो लास्ट वाला, जो विजडम टूथ कह सकते हो आप, इम्पैक्टेड टूथ, पीछे दाढ़ वाला जो हिस्सा बोलते हैं, तो हनु संधि के पास में, हनु के अंतिम दांत में, जो लास्ट वाला जो दांत है उसके अंदर बहुत ज्यादा शोथ हो जाता है, तथा उसमें बहुत ज्यादा पेन हो, वहां से सलाइवेशन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि सारी सलाइवरी ग्लैंड पीछे की तरफ ही है, तो इस कफज व्याधि को हम अधिमास कहते हैं। दांत के अंत में कील की तरह सूजन हो जाती है, बिल्कुल इस तरीके, क्योंकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पा रही है, कफ वहां पे बढ़ गया है तो स्वेलिंग हो गई। हनु संधि, जिसकी वजह से क्या होगा, हनु मैंडिबल आगे कान से ही जुड़ी हुई है, तो हनु संधि व कर्ण में रेफर्ड पेन होगा, रेफर्ड पेन होने लगेगा उसकी वजह से कान में, तो हनु संधि व कर्ण में पीड़ा हो, और चबाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि मुंह का मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा स्वेलिंग की वजह से, तो हनु संधि और कर्ण में पीड़ा हो, और आहार करने में अगर कठिनाई होती है तो उस रोग को अधिमाशज रोग कहते हैं। अब जो ज्यादा बढ़ा हुआ हिस्सा है कफ की वजह से, जो स्वेलिंग वाला हिस्सा है, उसको काट के अलग कर दीजिए, और काट के अलग कर देने के बाद वहां पे क्या लगा सकते हैं, वचा है, तेज वाला पाटा, कोई भी छाल लेके जो कफ सामक हो, मधु मिला के वहां पे लगा सकते हैं। पिपली चूर्ण और मधु का पेशेंट को कवल धारण करना है, जिससे जो आपने शस्त्र से वेदन किया है तो मधु उसमें संधान भी करे और ज्यादा कफ बढ़े ना। और जो व्रण बना है उसके प्रक्षालन के लिए त्रिफला या नीम क्वाथ है, इनसे प्रक्षालन करा सकते हैं। सिरो विरेचक या विरेचनिक धूम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आती है दंत नाड़ी। दंत नाड़ी में क्या होगा,
डेंटल साइनस, ये भागवत ने बताई थी, सॉरी सुश्रुत ने बताई थी 5 प्रकार की दंत नाड़ी। तो डेंटल साइनस भागवत ने भी बताई है। आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के दंत नाड़ी के रोग का वर्णन किया। अब ध्यान ये रखना है आपको, दंत नाड़ी दंत मूलगत विकार है, दंतगत विकार नहीं है। 5 प्रकार का होता है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्यज। रक्तज भेद नहीं होता है दंत नाड़ी का, ध्यान रखना है। तो जो रोगी दंत वेष्टों पर आश्रित साध्य रोगों को, कोई भी रोग हुआ दंत मूल का, कोई भी रोग हुआ जिसको ट्रीट नहीं कराया, कोई भी रोग हो गया मान लो, ठीक है, और उसको जैसे कि जो है शीत आदि हो गया, कोई भी रोग हो गया, उसको ट्रीट नहीं कराया, साध्य था फिर भी उसकी चिकित्सा नहीं कराई, उपेक्षा कर दी, उनके मसूड़ों के भीतर क्या होगा, फिर दोष और बढ़ने लगेंगे। पहले मान लो कोई एक ही दोष बढ़ा हुआ था, जैसे अधिमासज है, पहले एक ही बढ़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे सारे दोष बढ़ने लगेंगे, तो उसके मसूड़ों के भीतर चारों से दोष श्राव करता हुआ, चारों ओर से दोष श्राव करता हुआ सूक्ष्म गति को उत्पन्न करता है, और उनमें से क्या होता है, बार बार पोये का श्राव होगा, वहां पे नाड़ी बन जाएगी, क्योंकि व्रण बनेगा, पोये बनने लग गई, ट्रीट नहीं किया रोग को, तो धीरे धीरे वहां पे सारे दोष आ गए, उन्होंने वहां पे पाक करना शुरू कर दिया, पोये बनाना शुरू कर दिया, पोये अंदर की ओर जाएगी, वो अपना रास्ता बनाएगी, ठीक है, रास्ता बनाएगी तो नाड़ी बनेगी, तो उसमें बार बार पोये का श्राव होता है, त्वचा मांस अस्थि में छिद्र हो जाते हैं, और अपने अपने लक्षणों के अनुसार ये 5 प्रकार की होती है। अब इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी सामान्य नाड़ी में नाड़ी व्रण की जो चिकित्सा सुश्रुत ने बताई है, सर्जरी में भी पढ़ी होगी आपने, वैसी ही चिकित्सा हमने करनी है। इसमें विशेष चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, जिस दांत के पास में नाड़ी व्रण उत्पन्न हुआ है, उस दांत को, मसूड़े को और मांस को शस्त्र से काट के हमें पूरा अलग कर देना है। जिस भी दांत के आसपास वाले हिस्से में, मसूड़े वाले हिस्से में दंत नाड़ी बनी है, पहले तो उसको बाहर निकाल दो पूरा, बाहर निकाल के, अब वहां पे पस पड़ गई थी तो वहां पे व्रण बन गया था, तो उसको पूरा प्रॉपर क्लीन करना है, व्रण को शुद्ध करना है, शुद्ध करने के बाद वापस से कोई वहां पे पस वगैरह ना होने लग जाए, इसलिए क्षार अग्नि से उसको जलाना है, क्योंकि दांत की उपेक्षा करने पर, और अगर आपने दांत नहीं निकाला तो दांत तो और चीजों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे ऊपर मैक्सिला से, नीचे मैंडिबल से जुड़ा हुआ है, तो उनका भी भेदन वो कर देगा। तो नाड़ी व्रण निश्चित रूप से हनु अस्थि का भी, यानी कि मैंडिबल का भी भेदन कर देगा, उसमें भी पस पड़ जाएगी, फिर सारा काम ही खराब हो जाएगा। इसीलिए टूटे हुए और हिलते हुए दांत को जड़ से निकाल देना चाहिए। इसीलिए अगर दांत हिल रहा है तो उसको निकाल दो, नहीं तो उनमें इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, पस पड़ने लग जाएगी, और वो मैक्सिला या मैंडिबल बोन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर एक और बात कही गई कि ऊपर की पंक्ति वाले, जैसे कि मैक्सिला बोन में जो अटैच है, तो ऊपर की पंक्ति में स्थिर बंधन युक्त दृढ़ दांत को जड़ से अगर आपने उखाड़ा तो वहां से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, और ब्लीडिंग अगर ज्यादा होगी तो जो रोगी है वो, उसको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, या काना हो सकता है, वो कोई उपद्रव हो सकता है इसमें से। इसीलिए बोला गया है कि चिकित्सक को ऊपर वाले जो मैक्सिला के, जो मैंडिबल के दांत को आप भले ही उखाड़ दो, लेकिन मैक्सिला के जो दांत हैं वो अगर हिल रहे हैं, थोड़े बहुत ही हिल रहे हैं, तो उनको उखाड़ना नहीं है, क्योंकि अगर उखाड़ा तो वहां से ब्लीडिंग ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो पेशेंट जो है वो उसको फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। दंत नाड़ी को धोने के लिए, प्रक्षालन के लिए आप चमेली है, मदन फल है, गोक्षूर है, खदिर के क्वाथ का यूज कर सकते हैं। फिर व्रण की शुद्धि के लिए मंजिष्ठा, खदिर के क्वाथ से सिद्ध तेल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह तेल जो नाड़ी बनी है उसको नष्ट कर देगा। क्लियर है? तो ये थी आपकी डिजीज दांत की जितनी भी। अब जिनका मॉडर्न कोरिलेशन हमको पढ़ना है उनकी हम अलग बात करते हैं, बाकी जिनका मॉडर्न कोरिलेशन सिलेबस में नहीं है वो हमने पढ़ लिया, तो इनको पढ़िएगा आप, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज में बात कर रही हूँ दंत पुप्पुट के बारे में। थैंक यू।